साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हमारा हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर 30 क्वेश्चन है जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके लिए लाया गया है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है हमारा, देखिए, कह रहे हैं कि सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। सूर्य उदय में कौन सी संधि है ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका दीर्घ संधि है, बी में लिखा हुआ वृद्धि संधि है, सी में लिखा हुआ है गुण संधि है, डी में लिखा हुआ है यण संधि है और ई में लिखा हुआ है इनमें से कोई सही नहीं है। तो जो भी आंसर आपको लगता हो कि कौन सा सही है, आप लोग उसका जवाब दें और हाँ अपनी डायरी में लिखें कौन सा ऑप्शन सही है, और जितने क्वेश्चन आपके सही हो उनका जवाब कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो चलिए बेटा, आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा अपना। सूर्य उदय में कौन सी संधि है, तो गुण। ठीक है, देखिए गुण संधि में क्या होता है मैं आपको बता दूं। गुण संधि में एक तो ओ टूटता है, ओ, एक ए को तोड़ा या जोड़ा जाता है और एक अर। अगर ये तीन चीजें कहीं पर टूटती हुई नजर आती हैं तो समझ लीजिए कि संधि हमारी गुण है। जैसे इसी को देख लें, सूर्योदय। अब सूर्योदय लिखा गया है, अब इसमें जो ओ है ना वो टूटेगा, उसको तोड़ेंगे तो वो ए और ऊ में टूटेगा। तो एक तो बनेगा सूर्य, अब प्लस बनेगा उदय, सूर्य प्लस उदय मिलकर बनेगा सूर्योदय। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, कुटिल, शारदा या इनमें से कोई नहीं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है। जो भी सही है ई तक आप अपना आंसर लगा सकते हैं, जो भी आपका सही हो। ठीक है, तो बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा और जो आपने आंसर लगाया है वही आंसर इसका सही भी होगा। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि। मैं दो बातें बताऊंगा, याद रख लो। अगर सवाल ये आ जावे कि भारतीय भाषाओं की जननी, अगर सवाल ये आ जा कि भारतीय भाषाओं की जननी, भारतीय भाषाओं की जननी, तो वो है संस्कृत। आगे याद रखना है भारतीय भाषाओं की जो मां है वो संस्कृत है। अगर सवाल यह आ जा कि भारतीय लिपियों की जननी, भारतीय लिपियों की जननी, लिपियों की जननी, तो बेटा उसका आंसर याद रख लो, अपनी डायरी में नोट कर लो, आंसर आएगा ब्राह्मी। तो भारतीय भाषाओं की मां संस्कृत है और भारतीय लिपियों की जो मां है वो ब्राह्मी है। दो बातें अपनी डायरी में आप लोग नोट डाउन कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में इसी तरीके की बातें पूछी जाती हैं और जब इस तरह की बातें पूछी जाएंगी तो बेटा आपको उनके जवाब पता होने चाहिए। ठीक है, इस तरह की बातें जब पूछी जाएंगी तो उनके जवाब आपके पास होने चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह से है, आज का तीसरे सवाल में कह रहे थे कि सदाचार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, सदाचार में उपसर्ग बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए अव, ऑप्शन बी सत, ऑप्शन सी अचार, ऑप्शन डी आ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। लगाइए अपना आंसर। पहले आप लोग ए ऑप्शन लगा रहे हैं, बी ऑप्शन लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं या ई लगा रहे हैं। लगाइए अपना आंसर, ए बी सी डी ई।
तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। आंसर आएगा बी, सदाचार। अब देखो, अगर मैं सदाचार को लिखूं तो सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण। ठीक है, सदाचार शब्द को अगर मैं देखूं तो सदाचार की संधि क्या बनेगी, इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या आएगा। सदाचार में संधि विच्छेद करेंगे तो यहां से टूटेगा आ, और आ टूटेगा तो ये बनेगा सत, चूंकि तैत है द अपने पहले वाले में पहुंच जाएगा, तय में सत प्लस आचार, क्योंकि अर्धवर्ण आर्य है। देखिए, जब अर्धवर्ण आर्य है कहीं पर तो आपने सुना होगा कि अर्धवर्ण जो आते हैं वो व्यंजन संधि में आते हैं। तो सदाचार में संधि विच्छेद होगा, संधि बनेगी बेटा कौन सी, व्यंजन संधि। सदाचार में कौन सी संधि बनेगी बेटा, व्यंजन संधि। संधि का नाम याद रखेंगे। अब पूछ रहा है कि सदाचार शब्द में उपसर्ग बताओ, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। तो आचार के पहले क्या है, सत है, तो उपसर्ग हो जाएगा बेटा सत। अगर वो पूछता सदाचार का विलोम बताओ, तो सदाचार का या तो विलोम लगा देते हैं दुराचार, दुराचार का मतलब बुरा आचरण, या लगा देते हैं कदाचार। तो सदाचार का विलोम दुराचार या कदाचार होता है। तो सदाचार का विलोम मैंने बता दिया, सदाचार में संधि बता दी, सदाचार में उपसर्ग भी बता दिया। ठीक है, तो इसी टाइप से कुछ भी पूछेगा आप लोग जो है ऐसे ही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये लिखा है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है अच्छा लिखना, सही लिखना, ज्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। लगाइए बेटा अपना आंसर, क्या लगा रहे हैं आप। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, ऑप्शन बी लगा रहे हैं, ऑप्शन सी लगा रहे हैं, या ऑप्शन डी लगा रहे हैं। कौन सा विकल्प जो है आप लोग लगा रहे हैं बताइए आप। कलम तोड़ना, ठीक है, कलम तोड़ना, इसका सही अर्थ होता है अच्छा लिखना। अच्छे लिखने का मतलब होता है जिसका राइटिंग अच्छा हो। यहां सुलेख की बात चल रही है। अच्छा लिखने का मतलब एक ऑप्शन है सही लिखना। सही तो आपने लिख दिया लेकिन आपकी राइटिंग खराब है तो वो कलम तोड़ना नहीं कहलाएगा। कलम तोड़ने का मतलब होता है बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना। ठीक है, इसलिए अच्छा लिखना ये इस मुहावरे का अर्थ है, कलम तोड़ना। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल है कि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, ये बताना है आप लोगों को। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा। सत्या प्लस गृह, सत प्लस आग्रह, सत्य प्लस गढ़, सत्य प्लस आग्रह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लगाइए बेटा अपना आंसर। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, ऑप्शन बी लगा रहे हैं, ऑप्शन सी लगा रहे हैं आप, ऑप्शन डी लगा रहे हैं, या ऑप्शन ई लगा रहे हैं। बताइए कौन सा आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्लस आग्रह। अब एक्चुअल में क्या है, ये शब्द लिखा है सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह शब्द को जब आप तोड़ोगे तो ये यहां से टूटेगा आ से, ये बनेगा सत्य, और प्लस आग्रह जो रिक्वेस्ट होती है, विनती या निवेदन। और इस प्रकार से चूंकि आ टूटा है तो संधि का कभी नाम पूछेंगे तो आ, ई, उ ये हमेशा दीर्घ संधि में टूटते हैं। तो या तो कहो दीर्घ संधि, और अगर ऐसा ना हो तो दीर्घ संधि जो है वो स्वर संधि का एक उदाहरण है, तो आप स्वर संधि भी कह सकते हैं। अब सवाल निकल कर आता, ये जो सत्याग्रह है, अगर पूछेंगे कि सत्याग्रह का विलोम क्या होता है ना, तो सत्याग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। किसी अच्छे काम के लिए रिक्वेस्ट करना सत्याग्रह, और किसी बुरे काम के लिए रिक्वेस्ट करना दुराग्रह कहलाता है। ठीक है, तो विलोम भी याद रखें, सत्याग्रह का क्या होता है, दुराग्रह। ठीक है,
चलिए अगला सवाल छठा क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा है? आहा, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, डाहा या इनमें से कोई नहीं। लगाइए बेटा अपना आंसर। आप क्या लगा रहे हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा आंसर आप लगा रहे हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है बेटा? लगाया होगा आपने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाहा। डाहा का अर्थ होता है ईर्ष्या, और ईर्ष्या को कहते हैं जलना। किसी दूसरे की तरक्की से जलना ईर्ष्या कहलाता है। किसी दूसरे की कामयाबी से नफरत करना ईर्ष्या कहलाता है। चलिए अगला सवाल लिखा गया है, क्वेश्चन देखना। ये कह रहे हैं कि कुछ भी रह जाएगा, कुछ भी रह जाएगा, ये कृति है और इस कृति को किसने लिखा है? कुछ भी रह जाएगा, एक किताब का नाम है। देखो, फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा, ये एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। अब देखो ऐसी ऐसी किताबें पूछता है एग्जाम में, ये किताब, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगर उनके जवाब आपको नहीं आए तो फिर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आज तक ऐसी रचनाएं आपने नहीं पढ़ी होंगी। कह रहे हैं कि फिर भी कुछ रह जाएगा, ये किसकी रचना है? नरेश मेहता की है, विश्वनाथ तिवारी की है, रमेश चंद्र शाह की है, मंगलेश डबराल ने इसको लिखा है, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका आंसर है? बताइए आप। फिर भी कुछ रह जाएगा, ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन सही है बेटा बी, विश्वनाथ तिवारी। विश्वनाथ तिवारी की जो रचना है, रचना मीन्स इनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है बेटा फिर भी कुछ रह जाएगा। फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा। इस किताब को लिखा है विश्वनाथ तिवारी ने, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? काशी के। काशी मीन्स बनारस। ये बनारस के लेखक हैं विश्वनाथ तिवारी, जिनकी रचना का नाम है कुछ भी रह जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे मालूम कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। तो 8वां सवाल है कि व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? एक शब्द आया है व्याप्त, कहना है व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है आपको। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि है या यण है। ठीक है, लगाइए, या इनमें से कोई नहीं है। लगाइए, 5 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या लगा रहे हैं? अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं, इसे बोलते हैं व्याप्त, बोलते हैं व्याप्त या व्याप्त। अगर इस पहले इसकी साउंड बताओ, क्या साउंड बन रही है? तो इसे व्याप्त बोलते हो आप या व्याप्त बोलते हो? तो बी आप्त बोलते हैं, बी आप्त, बी प्लस आप्त, बी आप्त ऐसा बोलोगे। तो इसमें या गायब हुआ या नहीं हुआ? भाई बी आप्त बोल रहे हैं तो इस पार्ट में या खत्म हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब इसमें या टूटा है। या मतलब ये, रे, व, ये 3 चीजें जो टूटती हैं वो किस संधि में टूटती हैं? तो बेटा संधि का नाम हो जाएगा, कौन सी संधि बेटा? कौन सी संधि? यण। ऑप्शन नंबर डी। तो यण संधि हो जाएगी। और यण संधि ना हो ऑप्शन में तो यण संधि भी स्वर संधि होती है। तो या तो यण कह दो या कह दो स्वर संधि। क्योंकि स्वर संधि के 5 प्रकार आपने पढ़े होंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो ये स्वर संधि ही मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर लगेगा कौन सा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, राम रमापति कर धनु लेहू, यहां कौन सा अलंकार है? राम रमापति कर धनु लेहू, यहां कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन आपके सामने बेटा लिखे गए हैं। पहले ऑप्शन में लिखा गया यमक, बी में श्लेष, सी में अनुप्रास, डी में वक्रोक्ति
और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। लगाइए इसमें कौन सा अलंकार होगा। राम रमापति कर धनु लेहू। राम रमापति कर धनु लेहू, इसमें कौन सा अलंकार है। लगाइए अपना आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी या ई। उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, तो चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास। अनुप्रास क्यों है, क्योंकि इसमें रै वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। जब वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर अलंकार हम लगाते हैं अनुप्रास। ठीक है। चारू चंद की चंचल किरणें फैल रही थी जल थल में, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि च वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। कह रहा है निर्देश प्रश्न संख्या 10 से 12 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 से 12, इसका मतलब 10, 11, 12 गद्यांश पर 3 सवाल हैं। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। देखो, बोलचाल करते समय हमें शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं। कहते हैं बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से ही कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता भी होता है, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। ठीक है। तो ये हमारा एक गद्यांश था। आप लोग भी एक बार जो है इस गद्यांश को मेरे साथ पढ़ लें। पहले आप भी पढ़ें इस गद्यांश को मेरे साथ, जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्योंकि बिना गद्यांश को पढ़े अगर आप जवाब देते हैं तो फिर वो जवाब आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है। पढ़ें 1 सेकंड में, जल्दी पढ़ें, 1-2 मिनट में। चलिए, पढ़ लिया होगा बेटा आपने। क्या लिखा गया देखो। शिक्षक वर्गों को कैसे बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे, तुरंत, ज्यादा, सोच समझकर या इनमें से कोई नहीं। लगाइए अपना आंसर। आपने भी गद्यांश पढ़ा बेटा, क्या आंसर लगेगा पता चल गया होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक वर्ग को सोच समझकर बोलना चाहिए। गद्यांश के हिसाब से ही जवाब देने होते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। अगर इस गद्यांश को आप कोई हेडिंग का नाम देंगे तो क्या हेडिंग इसमें बना सकते हैं। ऑप्शन ए साहित्यिक भाषा, ऑप्शन बी बातचीत की भाषा, ऑप्शन सी शब्दों का चयन, ऑप्शन डी व्यक्तित्व का प्रभाव, ऑप्शन ई इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। क्या होगा इस गद्यांश का शीर्षक। ठीक है। तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा शब्दों का चयन, क्योंकि यहां बात की गई है कि शिक्षक को सोच समझकर बोलना चाहिए, अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है। विचारों एवं व्यक्तित्व का, भाषा का, विचारों का, व्यक्तित्व का, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी इसका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग। जल्दी से इसका आंसर लगा लीजिए। क्या लगेगा भैया इसका आंसर। ठीक है। तो इसका सही आंसर वही है जो आप लोगों ने लगाया है। क्या आंसर आपने लगाया बेटा। आपने जो आंसर लगाया है विचारों एवं व्यक्तित्व का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहले वाक्य में लिखा गया है, देखिए, बच्चे को काटकर अनार खिलाओ। बी में है काटकर अनार बच्चे को खिलाओ। सी में है बच्चे को अनार काटकर खिलाओ। डी में है अनार बच्चे को काटकर खिलाओ। ठीक है। या ई में है इनमें से कोई नहीं। शुद्ध वाक्य बताना है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है।
उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा चुके होंगे आप अब तक। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा लगेगा? बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इन पर ज्यादा हमें बातचीत नहीं करनी है। कह रहे हैं इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है ये बताना है। 5 विकल्प हैं: चरित्रता, सच्चरित्र, चरित्र, सतचरित्र या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, बताइए भैया इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। तो क्या लगाया है अपना आंसर? चरित्र। चरित्र जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कह रहे हैं इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको ये बताना है कि ये जो 4 शब्द हैं इनमें से तद्भव कौन सा है? आधा, कृप, व्योम, विद्या या इनमें से कोई नहीं। कौन सा शब्द इनमें तद्भव है? तो ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, ये आधा शब्द जो है ये तद्भव है। ठीक है, और बेटा इसका तत्सम होता है अर्ध। क्या होता है? अर्ध। इसका तत्सम हो जाएगा अर्ध। ठीक है, बाकी देखिए तद्भव शब्द तत्सम शब्द वो होते हैं जिनमें अर्ध वर्ण आते हैं। तो इसमें देखो ऋ से ऋषि है आधा, इसमें व आधा, इसमें द आधा, और अर्धवर्ण किस में आते हैं? तत्सम में। तो बाकी शब्द जो है तीनों शब्द जो है वो तत्सम है। बाकी तीनों शब्द कैसे हैं भैया? तत्सम है बाकी तीनों शब्द। ठीक है, बाकी तीनों शब्द कैसे हैं भैया? तत्सम है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर आएगा हमारे पास में 16। कह रहे हैं वर्ष 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए रमेश चंद्र साहा, बी राजेश जोशी, सी केदारनाथ सिंह, डी अमरकांत और ई इनमें से कोई नहीं। कह रहे हैं कि वर्ष 2014 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था ये बताना है। किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2014 में? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, रमेश चंद्र साहा को मिला था साहित्य अकादमी सम्मान। तो इनको मिला था बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब वाला बेटा? 2014 का। पुरानी किताबों वाले भी याद रखने हैं आपको। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। और ये किस पुस्तक के लिए इनको मिला था? तो किस किताब के लिए इनको मिला था ये भी याद रख लें। इनकी किताब का नाम था विनायक। क्या नाम था इनका? किताब का नाम विनायक। तो ऐसे पूछेंगे कि विनायक पुस्तक को किसने लिखा है, तो उनका नाम हो जाएगा बेटा रमेश चंद्र साहा। ठीक है, याद रख लें। जो बात आपको नहीं पता होती वो नोट डाउन कर लिया करो अपनी डायरी में, क्योंकि यही चीज है एग्जाम में रिवीजन करके आपको जाना पड़ेगा इन चीजों का। देखिए कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में कि गिराम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? किस लेखक ने अपनी पहली कहानी लिखी थी और उस कहानी का नाम था गिराम? ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी महादेवी वर्मा, सी डॉक्टर रामविलास वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। लगाइए अपना आंसर बेटा। ए बी सी डी ई कौन सा आंसर ठीक है? ठीक है, जल्दी लगाइए। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद जो हैं इनकी प्रथम कहानी, इनकी जो प्रथम कहानी थी जयशंकर प्रसाद की, उसका नाम था गिराम। इन्होंने अपनी पहली कहानी किस नाम से लिखी थी? तो गिराम था कहानी का नाम। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे सवाल खूब पूछे जा रहे हैं आजकल, और यूपी SSSC में
इस प्रकार के सवाल बहुत निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जिन बच्चों को पता है वो स्टार बनेंगे, ठीक है, और बाकी है ना तो इधर उधर भटकेंगे ही अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, ठीक है, अव्यय है, या इनमें से कोई नहीं है। कह रहे हैं कि बताइए व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। ठीक है, कबीर ने कहा था कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हुए। तो बताइए कैसा है भाई? तो क्रिया, भाववाचक, विशेषण, अव्यय, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने अपना आंसर लगाया होगा भाववाचक। देखिए मैं आपको बताऊं, भाववाचक वो होते हैं जिन्हें महसूस करते हैं। ठीक है, तो प्रेम दिखाई नहीं देता, प्रेम महसूस होता है, तो प्रेम भाववाचक संज्ञा है। दुख है, सुख है, दया है ना, क्रोध है, ये सब महसूस होते हैं। ठीक है, अब सब महसूस होते हैं इसलिए क्या है ये सब भाववाचक संज्ञा है। दुख, सुख, प्रेम, ईर्ष्या, सब ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, चलिए 19वें सवाल में चलते हैं। कह रहे हैं कृपा किस शब्द का विलोम है? कृपा किस शब्द का विलोम है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है कटु, कोप, ऑप्शन बी में है कटु, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है क्रूर, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है क्रोध, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी बताइए अपना आंसर। ए बी सी डी क्या लगा रहे हैं आप? तो कृपा शब्द का विलोम होता है बेटा कोप, ऑप्शन नंबर ए। कोप जो है उसका विलोम हो जाएगा कृपा। अगर कटु पूछता तो कटु कड़वा होता है, उसका विलोम मधुर लगा सकते मीठा। क्रूर जो होता है उसका विलोम होता है दयालु। ठीक है, क्रोध का विलोम अगर बनाएंगे तो नम्र, है ना, नम्र या लचीला। चलिए कह रहे हैं मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मुंह की खाना। 4-5 विकल्प हैं। हार जाना, भोजन खा लेना, भाग जाना, गिर पड़ना, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए मुंह की खा लेना या मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुहावरे लोकोक्ति तो इजी होती है भैया। लगाइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। ठीक है, तो जल्दी अपना आंसर बताएं क्या होगा भैया। तो उसका सही आंसर है बेटा, मैं बता देता हूं, आपने लगाया होगा मुंह की खाना मतलब हार जाना। क्या होता है? हार जाना। कह रहे हैं नृत्य का तद्भव रूप कौन सा है? नृत्य, नाच, नाचना, है ना, नचाना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी क्या आंसर आप लोग लगा रहे हैं इसका? जल्दी बताइए भैया इसका सही आंसर क्या लगा रहे हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। लगा लिया होगा आपने। देखिए ये जो नृत्य है इसका जो बनता है बेटा वो सही होगा बी। इसका सही ऑप्शन होगा बेटा बी, वो होता है नाच। नाच शब्द तद्भव है और बेटा उसका तत्सम बनाते हैं नृत्य। तो नृत्य शब्द जो है वो क्या है? वो बेटा तत्सम है, और नाच क्या है? तद्भव। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए अंतर ध्यान लिखा गया है अलग अलग प्रकार से। आप बताइए कौन सा शब्द इसमें करेक्ट है और वर्तनी के हिसाब से। और ये शब्द कई मर्तबा मतलब कई बार पूछा गया है। ये शब्द कई बार पूछा गया है। ये शब्द कई बार पूछा गया है शुद्ध वर्तनी के हिसाब से। जल्दी लगाओ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। ठीक है, उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी। याद रखें अंतर्धान होता है, अंतर ध्यान नहीं होता। अंतर्धान का मतलब होता है गायब हो जाना। ठीक, इससे अच्छी प्रैक्टिस और कहीं नहीं हो सकती आपकी। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है हिंदी की। क्योंकि मैं जवाब देने से पहले आपसे पूछता हूं तो आप अपनी डायरी में अपना ऑप्शन लिखा करो, और ऑप्शन लिखने के बाद में अपने आंसर चेक करने हैं आपको, और उसके बाद में ये कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए हैं 30 में से। ठीक है, कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उससे एक बात का पता चलता है कि आप आलसी हैं,
और आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है। कह रहे हैं कि इसमें से बताना है कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है, यह आपको बताना है। कोदंड का पर्यायवाची बताना कौन सा, भाला, तलवार, फावड़ा, धनुष या इनमें से कोई नहीं। जल्दी लगाइए। कोदंड शब्द का पर्यायवाची, बहुत अच्छे शब्द हैं पेपर के हिसाब से, बहुत अच्छे वर्ड हैं पेपर के हिसाब से। ठीक है, कोदंड का पर्यायवाची बताइए क्या होगा। तो बेटा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। धनुष शब्द को कोदंड भी कहते हैं। ठीक है, और ये फावड़ा है, फावड़े को फरसा भी कहते हैं। फरसा है, बेलचा है, परशु है। तलवार को करवार कहते हैं या असी भी कहते हैं, चंद्रहास भी कहते हैं। और भाले को सलाका भी कहते हैं। भाले को क्या कहते हैं, सलाका। अच्छे वर्ड हैं, देख लेना, पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपको। ठीक, बहुत मदद करेंगे आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो सवाल नंबर 24 में लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि मोर शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा, मयूर, मयूर, मऊर या मैउर या इनमें से कोई नहीं। पता है सब बच्चों को, बहुत इजी सवाल पूछा गया है। तो बहुत इजी सवाल है। कौन सा सवाल है भैया, सवाल यह है कि मोर शब्द का तत्सम बताना है। तो सब बच्चों को पता है, कौन सा ऑप्शन लगाया है आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर ए, मयूर। अगला सवाल कह रहे हैं कि छह वर्ण है। ये कह रहे हैं कि छह वर्ण ये वर्ण है, किसके योग से बना है। आधा क्या प्लस छह, आधा क्या प्लस छह, छह, आधा क्या प्लस छह, आधा क्या प्लस छह। ये इनमें से कोई नहीं। लगाओ अपना आंसर फटाफट जल्दी से एकदम। ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है या ई ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ठीक है बेटा, इसमें कौन सा, सी। देखिए जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, मैंने पहले बताया था कि संयुक्त व्यंजन हम बताते हैं कि वो चार है। मान लीजिए जैसे एक होता है कक्षा वाला छह, इसे लिखते हैं आधा कै प्लस षटकोण वाला सै। फिर एक आता त्रय, उसमें आता है आधा तय प्लस रै। फिर एक आता है श्रय, उसमें लिखते हैं आधा सै प्लस रै। फिर आता है एक ज्ञ, उसमें आता आधा जय प्लस इय। इस तरीके से ये लिखे जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है चार। कौन कौन से और कैसे कैसे बनते हैं देख लीजिए आप एक बार, इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं आपसे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय किसका स्थायी भाव है। ठीक है, तो नवरस होते हैं तो 9 स्थायी भाव भी होते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, हर रस का अपना स्थायी भाव होता है। तो विस्मय किसका स्थायी भाव है, शांत, हास्य, विभत्स, अद्भुत या इनमें से कोई नहीं। जल्दी लगाओ ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, या तो निर्वेद लगा देते हैं या सम। हास्य रस का स्थायी भाव होता है बेटा हास। विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अद्भुत रस का होता है विस्मय। ठीक है, चार तो मैंने लिखवा दिए, बाकी 5 रस और बचे हैं। कमेंट करके बताओ कि शेष 5 रस कौन कौन से हैं और उनके स्थायी भाव कौन से हैं। 9 रस होते हैं ना, नवरस होते हैं, तो नवरसों में 5 रस और बच गए, उनके स्थायी भाव कमेंट करके बताइए कौन कौन से होते हैं। पता चल जाएगा कि कितने बच्चे अपने कैरियर को लेकर सिंसियर हैं। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है।
प्रत्यर्पण, संगम, विमोचन, क्रोध या इनमें से कोई नहीं। कौन सा शब्द ऐसा जिसमें उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये पूछ रहे हैं। जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। लगाइए बेटा अपना आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी। अब देखो ये प्रत्यर्पण है, अगर इसे लिखोगे तो बनेगा प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण, ठीक है। संगम को अगर हम तोड़ते हैं तो बनता है सम प्लस गम। विमोचन को लिखेंगे तो बनेगा बी प्लस मोचन, ठीक है। और ये सब के सब उपसर्ग हैं, लेकिन क्रोध क्या है? उपसर्ग रहित है, क्रोध में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। कह रहे हैं मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? मनोहर में, ठीक। तो मनोहर में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी? व्यंजन, विसर्ग, यण, स्वर या इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए। ऑप्शन ए लगाना है, बी लगाना है, सी लगाना है, डी लगाना है या ई लगाना है। जल्दी लगा लीजिए अपना आंसर, ए बी सी डी ई। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग। कैसे? देखिए, जो मनोहर होता है, मनोहर, जब इसको बेटा हम तोड़ते हैं तो बनता है मन है और प्लस हर, और जहां विसर्ग का इस्तेमाल हो गया तो संधि कौन सी बनेगी? विसर्ग संधि, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट आज का सवाल, सेकंड लास्ट। कह रहे हैं शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? अभी मैंने बताया था आपको, शांत रस का स्थायी भाव श्रृंगार, निर्वेद, रति, गिलानी या इनमें से कोई नहीं। अभी बताया था मैंने कि शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। सही आंसर लगा लीजिए आप पहले, और अगर आपने लगा लिया है तो मैं बता देता हूं। शांत का होता सम या निर्वेद, सम या निर्वेद। नवरस होते हैं, उनमें एक रस है शांत रस, ठीक है। भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना था? तो भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना था। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? नास्तिक, आस्तिक, विनीत, अविनीत, मेधावी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी अपना आंसर लगा लीजिए। ईश्वर में विश्वास करने वाले के लिए एक शब्द, ठीक है। तो बेटा ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द होता है, कौन सा? वो होता है आस्तिक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। मिलते हैं होली के त्योहार के बाद, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।